ठीक है भाई। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमने कल लास्ट क्लास में हमने कैपिटल गेन के हेड में ये देखा था कि लॉस कब कब सेट ऑफ हो सकता है, कब कब सेट ऑफ नहीं हो सकता, और कौन सा लॉस कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है। तो आज उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज के लॉस के हवाले से हमने देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ लॉस विल बी डिसअलाउड। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहला है वॉश सेल, एक है क्रॉस ट्रेड और एक है टैक्स स्वैप सेल। सर वॉश सेल्स क्या होता है? वॉश सेल में बेसिकली होता यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पास ए कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। मैं क्या करता हूं कि मैं इन शेयर्स को डिस्पोज करता हूं, बेचता हूं, और मुझे हो जाता है लॉस। ठीक है, डेलिबरेटली मैं बेच रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर लॉस होगा, मेरी इंटेंशन क्या है कि लॉस होगा, लॉस को मैं क्लेम करूंगा और फिर मेरी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनेगी। अच्छा, फिर लॉस हुआ, सिक्योरिटी मैंने बेची लेट से 2 जनवरी 2023 में, और विद इन अ मंथ लेट से मैं कहता हूं कि मैंने 15 जनवरी 2023 में यही सिक्योरिटी, यही शेयर्स, इसी इंडस्ट्री के, इसी ए लिमिटेड के शेयर्स रीपरचेज कर लिए, रीपरचेज कर लिए। तो सर ये ट्रांजैक्शन जो है ये कहलाती है वॉश सेल, कि आप एक सिक्योरिटी को बेचें और विद इन अ मंथ उसी सिक्योरिटी को आप दोबारा एक्वायर कर लें। तो ऐसी सेल्स को कहते हैं वॉश सेल्स। और इसमें क्योंकि ये देखा जाता है कि क्लाइंट अपना जो है वो क्लाइंट कह रहा हूँ, टैक्स पेयर जो है वो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा है, जिस वजह से कहता है कि भाई ये हम आपको लॉस अलाउ नहीं करेंगे। इस केस में एडजस्टमेंट ऑफ लॉस जो है वो डिसअलाउड हो जाएगी, जो आपने सिक्योरिटीज में पढ़ी है। फिर बात करते हैं सर क्रॉस ट्रेड की। क्रॉस ट्रेड में क्या होता है, ये कर लूं थोड़ा सा। सर क्रॉस ट्रेड में क्या होता है कि अब आपकी कंट्री में सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसको कहा जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था कि कराची स्टॉक एक्सचेंज अलग था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग था। अब फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है ए, इसके शेयर्स कराची स्टॉक में लिस्टेड है, और इसी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। मैंने क्या किया, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो मेरा अकाउंट बना हुआ था, जहाँ पे मेरे ए शेयर्स मौजूद थे, यहाँ से मैंने इन शेयर्स को डिस्पोज किया, इस पे लॉस हुआ, और कोशिश की कि मैं ये लॉस क्लेम कर लूँ। और राइट आफ्टर दिस डिस्पोजल लाहौर एक्सचेंज में इसी कंपनी के शेयर्स मैंने परचेज कर लिए। मतलब आपने अपने एक जेब से पैसे निकाले और दूसरी जेब में डाल लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्रॉस ट्रेड। तो ऐसी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए, जो कि प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब शायद एक ही स्टॉक एक्सचेंज है आपकी कंट्री में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले की ट्रांजैक्शन थी। तो क्रॉस ट्रेड में भी आप क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो लॉसेस की कम कर रहे होते हैं, लॉसेस को बढ़ा के अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे होते हैं। तो क्रॉस ट्रेड अगर आपने की तो उस केस में भी जो आपको लॉस होगा उसकी एडजस्टमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। आई बिलीव ये क्लियर होगा। सर फिर टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल में क्या होता है, बेसिकली आप एक सिक्योरिटी बेचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक कंपनी एक टेक्सटाइल है। ठीक है, इसके आपने शेयर्स हैं आपके पास, आपने इन शेयर्स को बेचा और आपको हो गया लॉस। आपने कहा मैं ये लॉस क्लेम कर लेता हूँ, अपनी लायबिलिटी कम कर लेता हूँ। एक है कंपनी बी, ये कंपनी भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब आपने कहा कि भाई आप मुझे वॉश सेल्स तो करने नहीं दे रहे। वॉश सेल मतलब कि मैं अगर ये शेयर्स बेचता और दोबारा यही शेयर परचेज करता तो वॉश सेल कहलाती, आप मुझे लॉस अलाउ नहीं करते। तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है, मैं है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर्स बेचता हूँ और दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज कर लेता हूँ। तो ये कहलाती है
टैक्स स्वैप सेल के इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री सिमिलर है बट कंपनी आपने चेंज कर ली। इंडस्ट्री सिमिलर है लेकिन आपने कंपनी चेंज कर ली, सेक्टर एक ही रखा, तो ये कहलाता है टैक्स स्वैप सेल। अगर आपने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो इस केस में भी आपको लॉस की एडजस्टमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। ये स्पेसिफिक 3 कंडीशंस है। आई बिलीव कि ये अगर इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन नजर आएगी तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा, या हो सकता है कि वो थ्योरेटिकल में पूछ लेगा भाई वॉश सेल्स क्या होती है, क्रॉस ट्रेड क्या होती है और टैक्स स्वैप क्या होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सब साथ है? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए जी। चलिए जी, क्लियर है भाई? सब साथ हैं? कौन कौन इस वक्त कनेक्ट हुआ हुआ है? नाम? चलिए जी, माशाल्लाह अच्छे खासे नंबर स्टूडेंट्स हैं। भाई सब मुझे अपना इनपुट दे दें, क्या क्लियर है सबको? चलिए। अच्छा, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले मैं अभी एक ग्रुप में एक सवाल आया हुआ था थोड़ी देर शाम में भी वही सवाल आया था लॉसेस के हवाले से। तो कुछ लॉसेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? क्योंकि अभी हम लॉसेस का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल एक लॉसेस के बारे में चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा एक टेबल है जिसमें आपको लॉसेस के एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं इस टेबल को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सर हमने कहा कि ये आपकी हेड्स ऑफ इनकम आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है और फॉरेन सोर्स इनकम मैंने अलग कर दी, ठीक है। पाकिस्तान सोर्स इनकम में आपकी सैलरी आ गई। इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे इसको कवर करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, परसों कवर करेंगे। कैपिटल गेन अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। कैपिटल गेन में वही बात 38.5, 37 है सिक्योरिटी और अदर देन 38.5 एंड सिक्योरिटीज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हम आज कवर करेंगे। और फिर फॉरेन सोर्स इनकम की कोई भी हेड हो वो मैंने अलग से लिख दिया। सर हमने कहा कि आपको लॉस हो सकता है, ये मैं ओवरऑल लॉसेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अब कैपिटल गेन की नहीं, मैं तमाम हेड्स की बात कर रहा हूँ। सब साथ हैं? सबको लॉस का टेबल नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी चैट चैट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए। ठीक है सर। अच्छा मुझे पहले बताइए कि सर लॉस अराइज कब होता है? लॉस अराइज कब होता है? लॉस अराइज होता है कि सर जब मेरी अमाउंट चार्जेबल में से मैं डिडक्शंस अलाउड माइनस करूं, तो मेरी डिडक्शंस अलाउड ज्यादा हो, ये अमाउंट ज्यादा हो और अमाउंट चार्जेबल कम हो, मतलब मेरी इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो डेफिनेटली मुझे क्या अराइज हो जाएगा? लॉस अराइज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बताइए क्या सैलरी में लॉस अराइज हो सकता है? क्या सैलरी के हेड में लॉस आ सकता है? सैलरी के हेड में लॉस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर सैलरी के हेड में डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। जब डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है तो सर लॉस का अराइज होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया भाई सैलरी के हेड में तो लॉस अराइज ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। ठीक है। उसके बाद सर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस की। सब साथ हैं? मैं बहुत आराम से लेके जा रहा हूँ, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। सर हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस की, कि अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में लॉस हो जाए तो उसके साथ क्या करना है? सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ हो सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से भी हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस से भी हो सकता है। कैपिटल गेन से भी हो सकता है। कैपिटल गेन 38.5 से भी हो सकता है। सिक्योरिटीज के गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। अदर सोर्सेज से भी सेट ऑफ हो सकता है करंट ईयर में। ठीक है।
करंट ईयर में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लॉस मुझे इनकर्ड हुआ है टैक्स ईयर 2023 में, तो टैक्स ईयर 2023 में ही ये किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। अगर इस टैक्स ईयर 2023 में कोई दूसरे हेड में इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, और किसी और हेड में अगर आपके पास है किसी और हेड की इनकम, तो उसमें इनकम नहीं है, तो फिर क्या आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस जिस टैक्स ईयर से लॉस पर्टेन करता है, उस टैक्स ईयर में किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। अगर उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, तो यूं समझ लीजिए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस लैप्स हो जाएगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? दो हेड की लॉस एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं? आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्लीज। सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर हम बात कर रहे हैं पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या होता है भाई? स्पेक्यूलेट करना। एक तरीके से अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, सट्टेबाजी। कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वेदर इस पर्टिकुलर बिजनेस में आज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जीतेगा या यूएसए जीतेगा। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और आपने कहा भाई अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं इतने की शर्त लगा रहा हूँ। स्पेक्यूलेशन हो रही है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। ठीक है। तो कहा कि सर स्पेक्यूलेशन बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा किसी भी हेड से वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। इवन इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से भी वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है। और अगर सेट ऑफ नहीं होता, तो आप उसको क्या करें? कैरी फॉरवर्ड कर लें टू सब्सीक्वेंट 6 टैक्स ईयर्स। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के ही गेन से सेट ऑफ होगा। इज दैट अंडरस्टूड? फिर बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस की। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर मेरे पास नॉर्मल बिजनेस है, तो उसका लॉस, उस पे होने वाला लॉस इन सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई भी कैपिटल गेन हो। इनकम फ्रॉम अदर से भी सेट ऑफ हो सकता है। कब? टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर का लॉस हो उसी टैक्स ईयर में। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2023 का लॉस है, तो टैक्स ईयर 2023 में जिस हेड में इनकम हो अदर देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सैलरी, उससे सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर सेट ऑफ नहीं हुआ, तो जो भी ग्रुप में सवाल आया था ये उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आई बिलीव, आई डोंट नो वेदर जिनका वो क्वेश्चन था वो अभी इस वक्त है सेशन में या नहीं, कि सर अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस जिस टैक्स ईयर का लॉस है उस टैक्स ईयर में किसी भी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, तो फिर उसको आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे। और कैरी फॉरवर्ड करोगे सब्सीक्वेंट 6 टैक्स ईयर्स तक। और फिर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से। इसका मतलब सेट ऑफ होने के बाद वो किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ किसी और हेड की इनकम से सिर्फ उसी टैक्स ईयर में हो सकता है जिस टैक्स ईयर से वो लॉस पर्टेन करता हो। अगर उसी टैक्स ईयर में नहीं होता सेट ऑफ किसी भी हेड ऑफ इनकम से, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे सब्सीक्वेंट 6 टैक्स ईयर तक। और कैरी फॉरवर्ड जब करोगे, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जब भी उसको आप सेट ऑफ करने जाओगे ड्यूरिंग 6 टैक्स ईयर्स, तो सिर्फ और सिर्फ उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के ही गेन से सेट ऑफ करोगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो जो भी ग्रुप में सवाल आया हुआ था कि सर 7 लाख को सेट ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि सर
7 लाख को इसलिए सेट ऑफ नहीं किया क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस जितनी थी उस एक्सटेंट तक ही सेट ऑफ कर सकते थे। अदर इनकम से कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सेट ऑफ नहीं हो सकता था। इज दैट अंडरस्टूड? सर फिर क्या मुझे कैपिटल गेन बताने की जरूरत है? कैपिटल गेन तो मैं भी तफसील से बता बात करके आया हूँ कैपिटल गेन की, ठीक है। सुलहरी, मी आईएफबी नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा हर हेड से लेस कर सकते हैं। लेस मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में ये लॉस इनकर्ड हुआ है। ये बात कंप्लीट तब होगी जब आप ये कहें कि उसी टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर का वो लॉस है। अगर उसी टैक्स ईयर में वो लॉस सेट ऑफ नहीं होता, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सिक्स टैक्स ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उन ड्यूरिंग 6 ईयर्स में जिनमें आपने कैरी फॉरवर्ड किया है उसमें अगर आप सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही वो सेट ऑफ होगा। इज दैट क्लियर? कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। करंट टैक्स ईयर में हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? सर कैपिटल गेन हम अभी तफसील से पढ़ के आए। कैपिटल गेन में मैं वही वही सारी बातें हैं जो मैं अभी बता के आया हूँ कि कैपिटल गेन में आप कैपिटल गेन 38.5 और 37A, 38.5 पे तो लॉस रिकग्नाइज ही नहीं होता, ये आपने देख लिया, ठीक है। सिक्योरिटीज में जी नेक्स्ट ईयर में अपने ही हेड में एडजस्ट होगा, बिल्कुल। सिक्योरिटीज का मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज का लॉस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज के गेन से सेट ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ इसको करेक्शन कर लें कि अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हमने कहा 38.5 पे लॉस रिकग्नाइज नहीं होता, और अदर देन सिक्योरिटीज जो है वो किसी भी कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है और किसी और हेड से वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर कैरी सेट ऑफ नहीं होता आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अप टू 6 ईयर्स और किसी भी कैपिटल गेन से उसको सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी हम पढ़ेंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस होता है तो वो सैलरी में सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो जिस टैक्स ईयर में लॉस इनकर्ड हुआ उस टैक्स ईयर में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। और सर फॉरेन सोर्स इनकम पे अगर आपको लॉस होगा तो फॉरेन सोर्स का लॉस अपनी रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, और अगर सेट ऑफ नहीं होगा तो 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करोगे और अपने रिस्पेक्टिव हेड से ही उसको सेट ऑफ करोगे। आईएफओएस का दोबारा बता दें, आईएफओएस का लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल या स्पेकुलेटिव कैपिटल गेन वेदर 37 ए 38.5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सैलरी, सिर्फ करंट टैक्स ईयर में। अगर करंट टैक्स ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लॉसेस का टेबल समझ में आता है? लॉसेस से कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। अब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने लगा हूं, ठीक है। सबको क्लियर है भाई? लॉसेस पे अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि लॉस क्यों सेट ऑफ नहीं हुआ? ग्रुप में अगर आपको सवाल जो दिख रहा है आप उसका जवाब दे सकते हैं कि ये लॉस 7 लाख का क्यों सेट ऑफ नहीं हुआ। क्योंकि बिजनेस लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो जितने एक्सटेंड तक 7 लाख रुपए का बचा है
वो फिर सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर में जब बिजनेस इनकम होगी उससे हम सेट ऑफ करेंगे। क्लियर है? चलें जी। अब सर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ अनदर हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सर हमने कहा कि अगर मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जो सैलरी है, जो मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से एक अमाउंट मिलेगी एम्प्लॉय को, वो कौन से हेड में टैक्स होगी? सैलरी में। सर अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं रेंट इनकम अर्न कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को मैंने लीज पे दिया हुआ है, तो उससे जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो मैं कहाँ टैक्स करवाऊंगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। उसमें हमने डिटेल में देख लिया कौन कौन सी एक्सेप्शन है कि किस केसेस में जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सर फिर अगर मैं शेयर्स है मेरे पास या मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है जिसको मैं बेच रहा हूँ, शेयर्स है मेरे पास, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, तो उसका जो गेन होगा, गेन क्योंकि वो एक कैपिटल एसेट, कैपिटल नेचर की रिसिट है, तो उस पे होने वाला जो डिस्पोजल पे जो मुझे फ़ायदा होगा उसको हम इनकम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे गेन। तो वो गेन स्पेसिफिकली मुझे हेड दिया हुआ है कैपिटल गेन के नाम से, तो वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्स होगा। फिर सर मेरे पास बचता है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। सर हो सकता है बहुत सी कुछ ऐसी इनकम्स हो जो मेरी ना सैलरी में कवर हो रही हो, ना मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर हो रही है, ना प्रॉपर्टी में, ना कैपिटल गेन में। है वो मेरी एक इनकम। गेन की बात नहीं कर रहा, आई रिपीट, गेन की बात नहीं कर रहे, इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम की मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर सर वो कहाँ टैक्स होगी? तो सर उसके लिए एक रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम बनाया आपने, जिसको हमने कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और एज यूजुअल जो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी हेड हो हम उसको ये देखेंगे दो तरीके से कि उसमें क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी इनकम्स को उसमें क्लासिफाई किया गया कि ये इनकम्स जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करेंगी। और हम उसकी क्या देखते हैं भाई? चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, चार्जेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या है? एक्रूअल है। ठीक है। कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या है? टू सम एक्सटेंट एक्रूअल है, अराइजिंग अराइज हो जाएगा गेन, आपको आपने टैक्स देना है। सैलरी की टैक्सेबिलिटी की बेसिस क्या है? चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या है? रिसिप्ट बेसिस है। जब रिसिप्ट हो जाएगी तो वो टैक्स होगी, भले आपने एडवांस रिसीव किया हो, तो जिस टैक्स ईयर में आपने रिसीव किया होगा उस टैक्स ईयर में वो टैक्स होगी। बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जेबिलिटी की बेसिस नोट कर लें, इट इज चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। ठीक है, ये चार्ज होगी रिसिप्ट बेसिस पे। सब साथ है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले आपके इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है डिविडेंड। अगर मैं चाहूँ, क्या आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है? हाँ सही है, यहाँ से देख लेते हैं क्या कहता है भाई। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएगा सर आप ये इतने वसूख से क्यों कह रहे हैं कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं होना चाहिए? जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होगी तब तक तो बात ही नहीं होगी ना। मैं कह रहा हूँ डिविडेंड एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेरी नज़र में गलती है। क्या ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं। सर डिविडेंड क्यों गलती है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं। FTR इनकम है, दिस इज द रीजन कि सर ये है आपकी FTR की इनकम। ठीक है। अच्छा, FTR की इनकम का मतलब ये वो इनकम है जिसकी टैक्स रिजीम है फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम। इट मींस इस पे जो टैक्स विदहोल्ड हो गया दैट विल बी फुल एंड फाइनल। अच्छा चलें ये सब छोड़ें। सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि सर FTR की इनकम
एफटीआर की इनकम जो केपी की बुक से पढ़ लोगे वो भी देख सकते हैं कि केपी की बुक में लिखा हुआ है कि एफटीआर की इनकम किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती। एफटीआर की इनकम पे कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। एफटीआर की इनकम पे कोई डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होता। एफटीआर की इनकम पे कोई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होती। एफटीआर की इनकम पे कोई लॉस एडजस्टमेंट नहीं होती। तो जब एफटीआर की इनकम किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती तो सर यहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर पहले होता ये था, अगर मैं सेक्शन अभी 92 दिखा नहीं सकता, मुझे कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा लैपटॉप का, और उसके लिए मुझे पूरी स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा। इन आपके प्रोबेबली सेक्शन 92 है जिसमें टैक्सेशन बताते हैं वो कंपनीज की, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले ये लिखा होता था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट कंपनी से डिविडेंड रिसीव करेंगे तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, कोई ऐसी बात लिखी है। और अगर आप रेजिडेंट कंपनी से रिसीव करेंगे डिविडेंड तो वो एफटीआर में जाएगा। अब वो बात खत्म हो गई है, वो क्लॉज खत्म हो गया है, तो इट मीन्स अब कहीं से भी आप डिविडेंड रिसीव करें वो आपकी एफटीआर की इनकम है, ठीक है। बट लॉ में लिखा हुआ है तो हम कहते थे भाई हाँ डिविडेंड भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मेरे मुताबिक ये गलत है, ठीक है। डिविडेंड पे किसी को कोई सवाल तो नहीं है, डिविडेंड क्या होता है क्या नहीं होता? आई डोंट थिंक इस पे होना चाहिए। सर फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है भाई? सर फहाद मुस्तफ़ा जो है वो एक एडवर्टाइज में काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है आर्टिस्ट की वो होती है एडवर्टाइजमेंट से ही। इसको अदर सोर्स में लेंगे नहीं लेंगे, सोल्यूशन में भी आप नहीं लेंगे, उसको आप एफटीआर में ही ट्रीट करेंगे, अदर अलग से उसकी लाइबिलिटी दिखाएंगे आप, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है भाई? फहद मुस्तफ़ा ने एक एडवर्टाइज शूट किया, ठीक है, उस शूट के लेट से उन्होंने कोई करोड़ रुपए ले लिए। अच्छा, जब ये एग्रीमेंट होता है, जब ये एग्रीमेंट हुआ होगा, जब ये एग्रीमेंट हुआ होगा फहद मुस्तफ़ा का फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री के साथ कि भाई मैं आपका ये एडवर्टाइज शूट कर रहा हूँ, तो उसी वक्त ये आर्टिस्ट क्या करते हैं कि एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि ये एडवर्टाइज कितने अरसे तक टीवी पे चलेगा, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा के चेहरे पे आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। लेट से फहद मुस्तफ़ा से एग्रीमेंट हुआ कि सर 5 मंथ्स तक ये एडवर्टाइज जो है वो टीवी पे ऑन एयर होगा, तो अकॉर्डिंगली फहद मुस्तफ़ा उनसे 5 मंथ्स की रॉयल्टी क्लेम करेगा, क्योंकि आप फहद मुस्तफ़ा का नाम और चेहरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ओरियो के एडवर्टाइज में ये हो चुका है, ठीक है। ओरियो के एडवर्टाइज में पहले वो कौन थी एक्ट्रेस है, सरवत गिलानी, उसके शौहर आते थे, वो जो पहले लिख करें डिक करें वो भी जो भी है, ठीक है। उसमें होता यह है कि सर वो एडवर्टाइज बीच में ऑन एयर हुआ, उसके बाद वो एडवर्टाइज ऑन एयर होना खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा से आपने नोट किया होगा वही एडवर्टाइज चला था, तो उस पे फहद नाम है सरवत गिलानी के शौहर का, इत्तेफाक से ही, तो उन्होंने दोबारा दोबारा क्लेम की थी रॉयल्टी। क्यों? 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 क्योंकि सर आप दोबारा से, एक एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, आप दोबारा से अगर ऑन एयर कर रहे हैं चैनल पे एडवर्टाइज, और उसी एक्टर को यूज कर रहे हैं, उसी एक्टर का नाम उसी एक्टर का चेहरा यूज कर रहे हैं, तो फिर से वो आपसे रॉयल्टी क्लेम करेगा, अपने नाम के पैसे लेना। इन अदर बिल्कुल रॉयल्टी एडवांस में भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्लियर है व्हाट इज रॉयल्टी एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये रॉयल्टी कहाँ क्लेम की जाएगी, कहाँ चार्ज टू टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर प्रॉफिट ऑन डेट पे बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं हो रही सर, इधर आ जाते हैं। सर प्रॉफिट ऑन डेट, ये चाहे तो मेरे साथ नोट कर लें, प्रॉफिट ऑन डेट बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। प्रॉफिट ऑन डेट मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम आपकी एफटीआर भी हो सकती है, और आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी फॉल कर सकती है। अगर एफटीआर की इनकम है
इट मीन्स ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं बनेगी। और अगर एनटीआर की इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर एक प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एफटीआर की इनकम है या एनटीआर की इनकम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की है या एफटीआर की है? कोई बताएगा मुझे? सर इस पे एक है लिमिट। क्या है? लिमिट है। सब साथ है? पहली चीज कि अगर अगर आप एक कंपनी है, नोट कर लें, अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी के केस में कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। कंपनी के केस में प्रॉफिट ऑन डेट ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट अर्न किया है, बैंक सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिला है, उसके लिए कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, वो एफटीआर की इनकम नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन अगर एक अदर देन कंपनी कोई पर्सन है, इंडिविजुअल या एओपी है, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉफिट ऑन डेट को देखा जाएगा कि इसकी अमाउंट कितनी है। अगर तो ये प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है, अगर तो ये प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है तो ये कहाँ जाएगा? एफटीआर में। और अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट जो इंडिविजुअल या एओपी को हुआ है, इसकी अमाउंट 5 मिलियन से ज्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या ये बात समझ में आती है प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से? यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट कौन सा आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? अगर कंपनी है तो उसका तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी स्ट्रेट, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल या एओपी है तो हम उसका ये देखेंगे कि प्रॉफिट ऑन डेट उसका 5 मिलियन से ज्यादा है या कम है। अगर 5 मिलियन से एक्सीड करेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर 5 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगा तो फिर एफटीआर की इनकम। इज दैट अंडरस्टूड? सर हमने रिटर्न फाइल किया, लेट से मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी 100 रुपये, मेरी विदहोल्डिंग थी लेट से 250 रुपये। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? 150 रुपये का क्या हुआ? 150 रुपये का बन गया रिफंड। क्यों? 150 रुपये का टैक्स मैंने ज्यादा पे किया हुआ है। ये रिफंड मैंने क्लेम किया, एप्लीकेशन डाली एफबीआर में कि सर मुझे मेरा रिफंड वापस कर दीजिए। ठीक है, मुझे मेरा रिफंड वापस कर दीजिए। पूरा ऑडिट होगा, वेरीफाई किया जाएगा, एफबीआर डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपकी विदहोल्डिंग जो आपने क्लेम की है वो सही है कि नहीं है, आपका रिटर्न जो है वो सही है कि नहीं है, आपका ये रिफंड जस्टिफाइड है या नहीं है। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के अंदर अंदर एज पर लॉ 60 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर को जो है वो ऑर्डर पास करना है आपके रिफंड का कि हाँ ठीक है भाई, मैंने रिफंड, ये जेन्युइन है, इसको रिफंड कर दिया जाए। अब एफबीआर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और ऑर्डर होने के बाद भी कुछ डेज के अंदर अंदर आपको ये रिफंड करना है एफबीआर ने। अगर ये रिफंड एफबीआर नहीं करता ऑर्डर हो जाने के बाद और इसको डिले किया जाता है, जब डिले किया जाता है तो एफबीआर की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से आपको रिफंड देर से मिलने पे एडिशनल पेमेंट की जाएगी, एडिशनल पेमेंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये का रिफंड था लेकिन एफबीआर टाइमली पे नहीं कर सकता था, तो अब 150 की जगह आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। क्यों? 50 रुपये आपको क्या मिला? एडिशनल पेमेंट मिली। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 50 रुपये आपको एडिशनल पेमेंट मिल रही है, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करके हम टैक्स करेंगे। अच्छा, ये बुकिश बात है, ये ऑर्डिनेंस की बात है। होता ये है कि कुछ चीज़ें कानून में लिखी हैं और कानून की इंटरप्रिटेशन में जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, जहाँ पे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हम जाते हैं अदालत।
अदालत से रुजू करते हैं कि भाई हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है, तो अदालत अपनी जजमेंट देती है। ये मैं एक एडिशनल बात बता रहा हूँ। इसका आपने यही करना है कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। बहरहाल इसमें जजमेंट्स मौजूद हैं। किसी जजमेंट में जो है वो किसी हाई कोर्ट की जजमेंट में कहा है कि भाई ये एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिफॉल्ट है जो वो एडिशनल पेमेंट पे कर रहा है, इसको एज एन इनकम ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वेरियस जजमेंट्स मौजूद है। बहरहाल आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि भाई ये एक एडिशनल पेमेंट है और रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हुआ है, उस पर एडिशनल पेमेंट मिली है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। यहाँ तक सब साथ है। सर आई थिंक ग्राउंड रेंट पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड रेंट हमने डिटेल में देखा था जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी भी हम दे चुके हैं। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटीज यूटिलिटीज अदर सर्विस, ये सब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कवर करते हुए हमने देखा था कि ये वो एरियाज हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होंगे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई एन्यूटी या पेंशन जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। क्यों? क्योंकि अब आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं रहे, आप रिटायर हो चुके हैं। एम्प्लॉयर की जानिब से एम्प्लॉय को मिल रही हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो वो सैलरी में टैक्स होती है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट अब आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रहा, अब आपको जो पेंशन मिलेगी वो अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। अगर सर आपने प्राइस बॉन्ड खरीदे, कोई लॉटरी खरीदी है, कोई पहेली का जवाब दे दिया है आपने, ठीक है, या आप जी तो पाकिस्तान में गए थे, थोड़ा सा नाच के दिखा दिया आपने, आपको बाइक मिल गई, तो आप फौरन ही देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, वहां पे नीचे ही लिखा हुआ जाता है टैक्सेस आर एप्लीकेबल। दैट मीन्स उन प्राइस बॉन्ड्स पे, उन लॉटरीज पे जो आपका इनाम लगा है उस पे टैक्स देना होगा, और वो इनाम किस दर फॉल करेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है सर, ये एग्जाम्पल समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आई सर मेरे पास एक, बल्कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, चले इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सब साथ हैं, देखिए मैं एक फेक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो, बोर ना हो आप लोग। सर मेरी जो है वो एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है समंदर के नीचे। ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी जमीन है समंदर के नीचे। ठीक है, मुझे पता चला या मुझसे कहा गया हुकूमत वक्त ने कि भाई समंदर की तह में हमें पता चला है कि तेल मौजूद है, और हम इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसमें से नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो समंदर की तह में जो जमीन है वो तो मेरी है। ठीक है, समंदर की तह में जो जमीन है वो तो मेरी है। अगर आपने उसको एक्सप्लोर करना है, उसमें से कोई नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपको मुझसे इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि वो ज़मीन मेरी है। अगर आप मुझसे, मेरे पास आए, आपने कहा कि भाई वो हमें ये पता चला है कि इधर जो है वो तेल मौजूद है और हम इसको जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, भाई ज़मीन मेरी है, फ्री में तो नहीं करने दूंगा। इस काम के लिए मैं क्या करूँगा, कोई अमाउंट रिसीव करूंगा, कोई कंसिडरेशन लूंगा, ताकि आप मेरी ज़मीन को एक्सप्लोर करके उसमें से जो भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है आप चेक कर लें है कि नहीं है, तो मैं उसके लिए आपसे ज़मीन के पैसे लूंगा। तो अगर मैं कोई एज सच एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल दीजिए जस्ट, ये आप नॉर्मली भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई खेत ज़मीन है इंटीरियर में, वहाँ पे भी ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, तो अगर आप उसके लिए कोई अमाउंट और रिसीव कर रहे हैं, कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो वो कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पेंशन जो मंथली आती है दैट इज ऑल्सो आईएफएस, यस। सर मुझे कहा गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कंसिडरेशन मांगी, बिल्कुल ऐसे ही है जुबैर, बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया कि भाई हम आपकी ज़मीन को यूज़ करेंगे, इस ज़मीन को यूज़ करने के लिए हम आपको कैश दे रहे हैं, लेट से कोई 50 मिलियन। ठीक है, 50 मिलियन भाई बहुत कम है, एक काम करें, हम आपको जो है एक कार भी दे देते हैं, ऑडी। ठीक है, और हम आपको एक काम करते हैं, इस ज़मीन के बदले एक लैंड भी दे देते हैं। तो पहले पॉइंट में अगर मैं अपनी ज़मीन को यूज़ करने की इजाज़त दे रहा हूँ और अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, तो वो कवर हो गई।
दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कैश नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं ली, कोई बेनिफिट लिया है, लाइक गाड़ी ली है, जमीन ली है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक हो गया? ये है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है पगड़ी। एनीबडी नोज अबाउट दैट? पगड़ी। पगड़ी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अभी भी अगर सदर जाते हैं तो सदर में आज भी जो शॉप्स हैं वो पगड़ी पे हैं। पगड़ी बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। पगड़ी सिस्टम होता यह है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है, करोड़ों में। और फिर मंथली रेंट जो है वो बहुत मिनिमम से होते हैं, 5,000 10,000। लेकिन इस प्रॉपर्टी में होता यह है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को खाली करवाने जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी जिसके पास होगी वो आपसे इस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए भी पैसे मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की हो उस वक्त आपने 3 करोड़ रुपए पे किए हो। अब मालिक आता है आपके पास और कहता है भाई मेरी पगड़ी की प्रॉपर्टी खाली कर दो, तो अब आप कहेंगे ऐसे खाली नहीं करूंगा। 3 करोड़ दिए थे उस वक्त, फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले, आज अगर खाली करूंगा तो मैं लूंगा 10 करोड़ रुपए। और ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो ये जब आप 10 करोड़ रुपए लेंगे तो 10 करोड़ में से आप 3 करोड़ माइनस करें, आपका फायदा कितने का हुआ? 7 करोड़ रुपए का। ये जो आपने अमाउंट रिसीव्ड की है, किस लिए? किस लिए? फॉर वेकेटिंग दी पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ये कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस ट्रांजेक्शन का नाम क्या है? इतनी बड़ी वर्डिंग को अगर मैं सम करूं, पगड़ी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर आपको अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान या अप्रूव एन्युटी प्लान, वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होके टैक्स होगी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है फ्री में या बतौर गिफ्ट, ठीक है, या तो फ्री में दी जा रही है या बतौर गिफ्ट दी जा रही है, अदर देन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, इसका मतलब मुझे बताइए। सर एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको या तो विदाउट कंसिडरेशन दी जा रही है या आपको गिफ्ट दी जा रही है। तो लॉ ने कहा कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन आपको कौन कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटिव, अम्मी अब्बू भाई बहन, रिलेटिव दे सकते हैं आपको। रिलेटिव की डेफिनेशन में आपके चाचा चाची मामा मामा भी टू सम एक्सटेंट कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो असेंडेंट और डिसेंडेंट का टाइटल यूज करता है। ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, ठीक है। लेकिन अब मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या गिफ्ट के तौर पे मिलती है फ्रॉम अ फ्रेंड, तो बताइए, लॉ ने कहा अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी दोस्त से ली, किसी रिलेटिव के अलावा किसी शख्स से भी ली, तो वो हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम। इज दैट ओके? यहां तक सब साथ हो? अच्छा, एक और चीज जो मैंने अभी बात की आपसे पगड़ी की, पगड़ी सिस्टम की जो बात की उसके हवाले से, जैसे हमने अनएडजस्टेबल डिपॉजिट की ट्रीटमेंट पढ़ी है, वही ट्रीटमेंट पगड़ी के लिए है कि जिस टैक्स ईयर में आप रिसीव कर रहे हैं उस टैक्स ईयर में और सब्सीक्वेंट 9 टैक्स ईयर्स में आप उसको इक्वल प्रोपोर्शन में टैक्स कराएंगे। इसका मतलब पगड़ी की अमाउंट डिवाइड बाय 10 करके टैक्स करवाएंगे। यहाँ तक सब साथ है? कोई कंफ्यूजन? इकबाल भाई बना कर दे। ये आप कैसे साबित करेंगे कि आपका ब्लड रिलेशन है?
सगा भाई है भाई, सगा भाई होना चाहिए, भाई बना के नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं है कि तू मेरा भाई है ये ले गाड़ी, वो टैक्स हो जाएगी भाई। आपका भाई है वो, एफबीआर वालों के लिए आपका भाई नहीं है वो। सर लोन के हवाले से कहता है कि लोन एक लाइबिलिटी है, लेकिन अगर आपने ये कैश में लिया और एक ऐसे पर्सन से लिया जिसके पास एनटीएन ना हो, तो ये लोन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम बन के हम टैक्स करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई बिलीव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम की क्लासिफिकेशन क्लियर है। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 4 में ये कह रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, अब इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, नेशनल सेविंग अगर आपने हुकूमत वक्त के किसी सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहां से आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ और वो प्रॉफिट मिलने में आपको टाइम लगा, देर लगी, मतलब फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 का प्रॉफिट टैक्स ईयर 2024 में जाके मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, सिर्फ इन सेविंग इन सर्टिफिकेट्स की प्रॉफिट ऑन डेट पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आप क्या करें कि अगर ये टैक्स ईयर 2022 में मिलता तो लेट से उस वक्त प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स रेट था 10%, 24 में आके वो हो गया 15%। तब एज ए रिजल्ट हो क्या रहा है, अगर ये टैक्स ईयर 2020 में 22 में ही मिलता तो 10% टैक्स देना पड़ता। टैक्स ईयर 2024 में मिलने की वजह से टैक्स ईयर 2024 में रिसिप्ट बेसिस पे 15% लग रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, कमिश्नर को राइटिंग में लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे, ये टैक्स ईयर 2022 का मिला है, उस वक्त रेट था 10%। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रॉफिट ऑन डेट पे जो टैक्स कटे वो 15% पे ना कटे, वो 10% पे कटे। तो आप ये एप्लीकेशन दे के ऑप्शन इलेक्ट कर सकते हैं कमिश्नर के साथ। ठीक है, यहाँ तक सब साथ है? किसी को कोई कंफ्यूजन? इनकम फ्रॉम प्रॉपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आपने क्लासिफिकेशन देख ली है। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शंस अलाउड की। इसको मैं समझाऊंगा 3 क्लासिफिकेशंस करके। एक तो आपका जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है भाई, कि अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है, अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है टू जनरेट द इनकम, टू जनरेट इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऐसा एक्सपेंस किया है टू अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उस एक्सपेंस को जिसका ताल्लुक स्पेसिफिकली उस इनकम से होगा जो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए है, उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। ठीक है सर, फिर कहते हैं जक़ात। जक़ात के बारे में जरा मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूंगा। ठीक है सर, याद है हमने कहा है जक़ात आपकी क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस है। ज़कात एक डिडक्टेबल अलाउंस है। डिडक्टेबल अलाउंस की डिडक्शन कहाँ से मिलती है, टोटल इनकम से लेस करते हैं ज़कात को। डिडक्टेबल अलाउंस है तो डिडक्टेबल अलाउंस है वो हमारा टोटल इनकम में से रिड्यूस होता है टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, लेकिन लेकिन ये ऑप्शन ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ज़कात को एज डिडक्शन अलाउड क्लेम कर सकते हैं। सर डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शंस अलाउड में डिफरेंस मैं बता चुका हूं, आई बिलीव कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से लेस होता है, डिडक्शंस अलाउड स्पेसिफिक हेड में से उसकी अमाउंट चार्जेबल को रिड्यूस करता है। राइट,
तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो आप ज़कात को एज डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लें, या फिर आप ज़कात को एज डिडक्शंस अलाउड क्लेम कर लें। कहाँ से? प्रॉफिट ऑन डेट से। कौन से? जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल कर रहा है, उस प्रॉफिट ऑन डेट से। मतलब ज़कात के अमाउंट को आप सूद के पैसे से डिडक्शंस अलाउड की तरह क्लेम कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये करते हैं कि आप प्रॉफिट ऑन डेट में से उसको एज एन डिडक्शन अलाउड क्लेम करते हैं, तो फिर अब ज़कात को आप उसी टैक्स ईयर में एज ए डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। इज दैट अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आती है? सब सब अपना इनपुट दे दें भाई प्लीज। जुबैर, जैन, जैद और कानून, टीएस। क्लियर है? इसके बाद सर अगर मैं कोई जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर मैं बिल्डिंग दे रहा हूँ टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका रेंट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो सर वो जो बिल्डिंग में दे रहा हूँ टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ और जो बिल्डिंग है, वो बिल्कुल मैं शहजाद एग्जाम्पल दे देता हूँ, रुक जाइए। तो वो जो बिल्डिंग है और जो प्लांट एंड मशीनरी, क्या वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही होगी? तो तीसरी है डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, इसकी डिडक्शन भी आपको अलाउ होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कौन से प्लांट और मशीनरी, कौन सी एसेट की? जो जिसकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रही हो, उसकी डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी क्लेम कर सकते हैं, में ही क्लेम कर सकते हैं, भी नहीं। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? सर ज़कात की मुझे कहा एग्जाम्पल दे दें, तो एग्जाम्पल के लिए आ जाइए सर। मेरी वन नोट की स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे? कंफर्म कीजिएगा। मेरे पास लेट से मिस्टर ए, इनकी इनकम मैं लिख रहा हूँ, इनके पास जो इनकम है वो है लेट से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, दो केसेस बनाऊंगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, या तीन केसेस बना दूंगा। और लेट से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेट से इनके पास है 5 मिलियन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकी स्ट्रीम लाइन है वो है प्रॉफिट ऑन डेट, जो मैं कह रहा हूँ कोई है 6 मिलियन। सर 6 मिलियन क्यों रखा? क्योंकि 5 मिलियन से कम होती तो उसमें चली जाती सर, इसमें एफटीआर में। यहाँ मैंने प्रॉफिट ऑन डेट 6 मिलियन रख दिया। मुझे बताइए टोटल इनकम कितनी हो गई? 6, 5, 11 मिलियन। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया है? मिस्टर ए ने जक़ात पे की है। जक़ात पे की है लेट से कोई 1 मिलियन की। जक़ात पे की है कोई 1 मिलियन की। अब मिस्टर ए के पास ऑप्शन है कि या तो वो क्या करें, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस, जक़ात को डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट करके 1 मिलियन माइनस कर दें, और कहें कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 10 मिलियन। अब दूसरा केस देखिएगा। ये क्लियर है शहजाद? ये एग्जाम्पल क्लियर है? दूसरे केस में मैंने कहा भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 5 मिलियन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 6 मिलियन। शहजाद साहब ने कहा कि यार मैंने जक़ात भी पे की थी, तो आपके पास ये ऑप्शन है, मैं इसको एज एन डिडक्शन अलाउड यहीं पे क्लेम कर लेता हूँ। प्रॉफिट ऑन डेट में से, प्रॉफिट ऑन डेट में से कर सकता हूँ, हर अदर सोर्स इनकम से नहीं कर सकता।
6 मिलियन का प्रॉफिट ऑन डेट था। मैंने कहा भाई 1 मिलियन की मैंने जक़ात पे की थी। ऑर्डिनेंस मुझे ऑप्शन देता है कि मैं जक़ात को एज एन डिडक्शन अलाउड क्लेम कर लूँ, तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रॉफिट ऑन डेट भी कितना हो गया, 5 मिलियन। आपको ये नहीं कहा कि सर अब 5 मिलियन हो गया तो एफटीआर की इनकम हो गई, नहीं सर, आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं। एफटीआर अगर बनाओगे तो फिर इनकम क्लेम नहीं होती, एक्सपेंस क्लेम नहीं होता। तो ये अब कितनी हो गई, 10 मिलियन ही आपकी टोटल इनकम हो गई। डिडक्टेबल अलाउंस इस केस में कुछ नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम भी आपकी 10 मिलियन हो गई। ये बात है। इज दैट क्लियर शहजाद? या तो आप एज एन डिडक्शन अलाउड क्लेम कर लो अमाउंट चार्जेबल में से, जक़ात में से, या आप एज डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लो। अगर यहाँ क्लेम कर रहे हो तो यहाँ अलाउ नहीं होगा, यहाँ क्लेम कर रहे हो तो यहाँ अलाउ नहीं होगा। ठीक है भाई? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतना ही था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक सब साथ है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लिया, हमने कैपिटल गेन कर लिया, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर लिया, हमने लॉसेस की ट्रीटमेंट देख ली, हमने कैपिटल गेन में लॉसेस की ट्रीटमेंट देख ली। अच्छा, अब एक और चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पशन एंड कंसेशन पे जाने से पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो कर ले भाई। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन ऑफ AOP। ये छोटा सा डिस्कशन है, मैं इसको सिर्फ डिस्कशन की हद तक रखूंगा। टाइम मिला, वक्त मिला आखिर के दिनों में तो हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो AOP के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। रमशा मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, पहले हम रमशा की क्वेरी को देख लेते हैं, फिर हम टैक्सेशन ऑफ AOP पे आ जाते हैं। रमशा, हमने कहा कि मैं अगर प्लांट एंड बिल्डिंग मैं कह रहा हूं मैंने बिल्डिंग टुगेदर विथ प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट की है, तो पहले तो मुझे बताइए कि लीज पे अगर मैं एक बिल्डिंग दे रहा हूँ टुगेदर विथ प्लांट एंड मशीनरी, तो इससे आने वाला रेंट कहाँ टैक्स होगा? ये रेंट कहाँ टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है सर। सर हमने कहा कि बिल्डिंग की वैल्यू है लेट से 10 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है लेट से 3 मिलियन। मुझे बात बताइए, जब ये प्लांट एंड मशीनरी टुगेदर विद बिल्डिंग लीज आउट हुई है तो यूज हो रही होगी, और यूज होने के साथ साथ एसिड क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। मुझे बताइए, जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी अमाउंट चार्जेबल दिखा रहा हूँ 7 मिलियन, तो क्या ये पूरी की पूरी टैक्स करवा दूं या इसमें से मैं डिडक्शंस अलाउड क्लेम कर सकता हूँ? सर मैं बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ। कैसे क्लेम करूं सर? सर मुझे बताइए, बिल्डिंग का रेट क्या है, 10% है। प्लांट एंड मशीनरी का लेट से मैं कह रहा हूँ 15% रेट है, जो कि है टैक्स की दुनिया में। तो 10 मिलियन का 10% कितना हुआ? कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए। 1 मिलियन, 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन हो गया ना? क्या ये डेप्रिसिएशन मैं एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ, एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? आंसर इज यस। सर प्लांट एंड मशीनरी पे 3 मिलियन का 15%, 3 लाख 4.5 लाख होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अराइज हुए, इनको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से एज एन एक्सपेंस क्लेम डिडक्शन अलाउड क्लेम
कर सकता हूं। उसके बाद मेरी आएगी इनकम अंडर अ हेड, जिसको मैं ऑफर्ड करूंगा, ऑफर टू टैक्स। इज दैट क्लियर? ये आपके पास पेपर में या शायद सीए के पास पेपर में क्वेश्चन है जिसमें उसने दिया हुआ है। एक प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बनाई उसने, एक प्रॉपर्टी को इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके गया और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो उसने क्लियर की टैक्स करवाना था। ठीक है जी, चलिए जी। अब बात कर रहे हैं हम टैक्सेशन ऑफ एओपी की। ठीक है जी सर, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एओपी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, दो एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ। एक एग्जाम्पल में मैं कर रहा हूँ कि देयर आर 3 मेंबर्स इन एओपी, और दूसरी एग्जाम्पल में भी मैं कह रहा हूँ देयर आर 3 मेंबर्स इन एओपी। इस एओपी में जो मेंबर्स हैं वो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल। इस एओपी में इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और कंपनी। ठीक है, ये चाहें तो अपने पास नोट कर लें। अगर एक एओपी के मेंबर्स इंडिविजुअल्स हैं तो इस एओपी की इनकम, इस एओपी की इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एओपी। क्या मतलब सर? इस एओपी की जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल किसके पार्ट पे होगी? कौन उसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा? उस एओपी की ही टैक्सेबल इनकम बनेगी और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी। एंड आफ्टर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, डिविजिबल इनकम क्या होगी जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो होगी आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब पहले टैक्स लगा दें, पहले आप इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालें, ठीक है, फिर जो इसकी इनकम हो उसमें से आप टैक्स माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? मेंबर्स में। और मेंबर्स की टैक्सेशन किस तरीके से होगी? मेंबर्स के लिए ये शेयर ऑफ एओपी यूज होगा, किस लिए? जस्ट फॉर रेट पर्पस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने कौन सी केस में बताया? जिस केस में एओपी के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, कंपनी नहीं है, उस केस में एओपी की इनकम जो है वो टैक्स होगी एओपी के हैंड्स पे, एओपी उस पे टैक्स लायबिलिटी निकालेगी, उस टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा मेंबर्स में, और वो शेयर ऑफ एओपी जो है वो मेंबर्स की इंडिविजुअल जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो उसमें यूज होगा एज टू कैलकुलेट रेट। ठीक है, अगर वक्त हुआ तो इसको थोड़ा सा मैं मजीद इलेबोरेट कर दूंगा। ये मेंबर की इनकम में टैक्स नहीं होगी, लेकिन शेयर ऑफ एओपी को यूज करते हुए मेंबर की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा। अभी देख ले, चले मैं आप इसको यहीं पे क्लियर करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये 3 मेंबर्स में से एक मेंबर है मेंबर ए, ठीक है, ये जॉब भी करते हैं, एओपी इनका बिजनेस है, इसके अलावा ये सैलरी अर्न करते हैं लेट से कोई 6 मिलियन की, ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है इनके पास लेट से 4 मिलियन की। ठीक है, मुझे बताइए, शेयर ऑफ एओपी में मैं लिख रहा हूँ, शेयर ऑफ एओपी में लिख रहा हूँ, लेट से इनको शेयर मिला 2 मिलियन का। ठीक है, अच्छा अब इसको समझने के लिए मेरे साथ रहिएगा। ये कितनी हो गई? 10 मिलियन। लेट से यही इनकी टैक्सेबल इनकम है। मैं कह रहा हूँ अभी शेयर ऑफ एओपी को इग्नोर कर देते हैं फॉर टाइम बिंग, फॉर टाइम बिंग शेयर ऑफ एओपी को इग्नोर करते हैं। तो मुझे बताइए 10 मिलियन पे टैक्स लायबिलिटी निकालिए मिस्टर ए की। पहले तो बताइए सैलरीड है नॉन सैलरीड है? नॉन सैलरीड है। तो सर मैं आपको टेबल कौन सा दिखाऊं नॉन सैलरीड की लायबिलिटी निकालने के लिए? टेबल 2।
शेयर ऑफ एओपी किस साइड में जाएगा? शेयर ऑफ एओपी एज ए सेपरेटली दिखाया जाएगा शेयर ऑफ एओपी। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी तरीके से होगा। सर टेबल 1 यूज होगा मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, इकबाल मुझे बताइए 10 मिलियन पे कितनी लायबिलिटी बन रही है? 15,000 और अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन का 15%। 15,000 और अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन का 8 लाख का 15%। नहीं 10 मिलियन है भाई, सॉरी 4 मिलियन आखिरी स्लैब में जाएगी। आखिरी स्लैब में जाएगी 765,000 एक फिक्स्ड अमाउंट और 35% ऑफ 4 मिलियन। बताइए मुझे कितना हो गया? 765,000 एक फिक्स्ड अमाउंट थी और अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन का 35%। 6 मिलियन का 35% कितना होता है? जल्दी बताइए जल्दी। भाई मैं तो सोच के आया था कि मैं आज एग्जामिशन कंसेशन भी करा दूंगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी करा दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। कैलकुलेटर साथ नहीं रखा हुआ था आपके पास? ये हो गया 21 मिलियन। मुझे बताइए मिस्टर ए की टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है भाई? 2865,000, राइट। अच्छा अब हो क्या रहा है? ये हो रहा है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग शेयर ऑफ एओपी। ठीक है, मैं अब कह रहा हूं आपसे कि शेयर ऑफ एओपी है लेट से 3 मिलियन का। 3 मिलियन का इनके पास शेयर ऑफ एओपी आ रहा है। अब क्या करना है, अब वर्किंग कैसे करनी है? अब आपने बतानी है इनकी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर कितनी हो गई? 13 मिलियन। और अब इस, अच्छा वेट 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 वेट, थैंक यू। देखिए भाई, हमने अभी 10 मिलियन पे जो टैक्स लायबिलिटी निकाली वो थी 2865 विदाउट शेयर ऑफ एओपी। ये सबको क्लियर है? 765 एक फिक्स अमाउंट थी और 21 लाख रुपए अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन का 35%, मीन 6 मिलियन का 35%। और ये एक फिक्स अमाउंट थी, तो इन दोनों को क्लब किया 2865 बन रही है विदाउट शेयर ऑफ एओपी। अब क्या कहता है? वो कहता है भाई शेयर ऑफ एओपी को आप यूज करोगे किस लिए? शेयर ऑफ एओपी को किस लिए यूज करोगे? रेट पर्पस के लिए। अब रेट पर्पस के लिए कैसे यूज होना है देख लो। टैक्सेबल इनकम इंक्लूसिव शेयर ऑफ एओपी कितना हो गया मेरा? 13 मिलियन। इस पे टैक्स लायबिलिटी बताओ कितनी होगी? इस पे टैक्स लायबिलिटी होगी सर 765 अमाउंट, 765,000 फिक्स अमाउंट और अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन 4 मिलियन का 35%। तो 13 मिलियन में से 4 मिलियन माइनस करो तो बचता है 9 मिलियन। 9 मिलियन का 35% कितना होता है? 9 मिलियन का 35% बताओ कितना होता है? 3150,000, राइट। अब अमाउंट कितनी आई? 3915,000। क्या ये मेरी टैक्स लायबिलिटी हो गई? क्या ये मेरी टैक्स लायबिलिटी हो गई? क्या 3915,000 मैं कहूँ मिस्टर ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है? नहीं सर, नहीं। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर ये 3915,000 जो टैक्स लायबिलिटी आई है वो आई है 13 मिलियन पे। और 13 मिलियन में क्या शामिल है? शेयर ऑफ एओपी। आपने तो कहा था शेयर ऑफ एओपी को यूज करना है फॉर रेट पर्पस। अब क्या करना है? अब आपने ये करना है कि 3915,000 को डिवाइड करना है 13 मिलियन से। तो क्या आएगा? एक रेट आ जाएगा, एक रेट आ जाएगा। वो रेट क्या होगा? वो रेट क्या होगा? वो है लेट से 30.11%। 30.11%। ये 30.11% को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम है जो कि है 10 मिलियन। अब 10 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है दैट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इंक्लूसिव। क्योंकि आपने अब रेट ऑफ शेयर ऑफ एओपी को यूज कर लिया किस पर्पस के लिए? रेट पर्पस के लिए। तो ये आ गई आपकी 3011,100। मैंने राउंड ऑफ का इशू होगा, अगर कोई नियर टू भी है तो सही है। क्लियर है? ये वर्किंग क्लियर है भाई सबको कि शेयर ऑफ एओपी
में अब देखें इससे हुआ क्या, उसने आपकी इनडायरेक्टली शेयर एओपी के शेयर को टैक्स नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप एओपी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया उसने शेयर ऑफ एओपी को रेट पर्पस के यूज करके। इज दैट क्लियर? यहां तक सब साथ हो? एओपी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जहां तमाम मेंबर्स हो इंडिविजुअल तो इस तरीके से उसकी इनकम टैक्स होगी। अब अगर एओपी में, भाई मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा, मैं आगे बढ़ जाऊं ना? ठीक है। अब अगर एओपी में दो इंडिविजुअल और एक कंपनी है तो लॉ कहता है कि आप एक काम ये करो कि एओपी की जो इनकम हो, एओपी की जो इनकम हो उसमें से कंपनी के शेयर को बाहर कर दो पहले, कंपनी के शेयर को बाहर निकाल दो। ठीक है, रिमेनिंग शेयर पे एओपी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगी और फिर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया उसी तरीके से डिवाइड करेगी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को, और फिर इंडिविजुअल मेंबर की टैक्सेशन होगी जिस तरीके से भी हमने वर्किंग की है। लेकिन कंपनी का शेयर पहले ही, कंपनी का शेयर टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले ही बाहर निकाल दोगे, क्योंकि कंपनी के शेयर को हम टैक्स करेंगे कंपनी के ही इनकम के साथ 29% पे। ये एक एओपी की टैक्सेशन में एक डिफरेंस है बस। और वो कब होगा? जब कंपनी एओपी की मेंबर होगी। और ये पास पेपर में क्वेश्चन आया है, तो उसने आपको एओपी का एओपी का प्रॉफिट बता दिया और कहा भाई एओपी में इतने मेंबर्स हैं, एक कंपनी है, एओपी की टैक्सेशन बता दें या कंपनी। तो आपको क्या करना होगा, अगर कंपनी मेंबर हो तो कंपनी का शेयर पहले बाहर निकालना होगा, रिमेनिंग अमाउंट पे एओपी टैक्स करेगी और टैक्स लायबिलिटी निकालेगी। ये एओपी की वर्किंग समझ में आ जाती है, एओपी की बात समझ में आ जाती है आप सबको? बताइए। ठीक हो गया। तो सर आज यहीं तक रखें। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे सैलरी इनकम सैलरी को स्टार्ट करते हैं, सैलरी के साथ एग्जामेशन और डिडक्टेबल अलाउंसेस को कवर कर लेंगे। कल हो सकता है मैं लंबी क्लास रखूं, कल मैं 1.5 घंटे की क्लास से ज़्यादा लंबी क्लास रखूंगा। तो आप सबकी इजाज़त है ये क्या कल हम लंबी क्लास रखें? जुबैर मैं बता रहा हूँ ना कि कल जुम्मा है, कल इंशाल्लाह सैलरी को कवर कर लेंगे और फिर सैटरडे संडे पे सैटरडे पे इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। ठीक है, चले तो आज हम यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं क्लास को, इजाज़त है आप सबकी। अच्छा, आप में से बस एक कोई इंडिविजुअल जो है ना वो ये काम कर ले कि ग्रुप में जस्ट ना हमने जो जो एरियाज कवर कर लिए हैं वो ज़रा मेंशन कर दे। अगर मेरे पास भी, वैसे तो मुझे भी ऑलमोस्ट आइडिया है कि हम क्या क्या कर चुके हैं। नहीं नहीं, टाइमिंग 9 बजे की नहीं होगी, डेफिनेटली टाइमिंग 9 बजे की नहीं होगी। टाइमिंग यकीनन जल्दी की होगी अगर मुझे लंबा सेशन रखना है। ठीक है, चले जी। आई बिलीव कि आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोग को। लॉसेस भी हमने देख लिया है आज, एओपी देख लिया हमने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख लिया हमने, और कैपिटल गेन में हमने डिस अलाउंसेस ऑफ लॉस एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस देख लिया। चलें यहाँ पे हम आज के सेशन को ऑफ करते हैं इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग की मेहनत रंग लाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। सुलहरी कुछ कह रही हैं, सुलहरी कुछ कह रहे हैं आप? चलें ठीक है, ठीक है। सुलहरी कुछ कह रहे हैं भाई, मैंने कहा ना कुछ कह रहे हैं। ठीक है, चलें जी। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।